नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक जांगीड़ एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज का जो सेशन है वो है आपका टाइम एंड टेंस। ये एक ऐसा टॉपिक है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसलिए यदि ये इंपॉर्टेंट है तो हम इस टॉपिक को इसकी गहराइयों तक जाकर के जानेंगे। तो इसीलिए ये जो पहला सेशन इस टॉपिक की कड़ी में मैं आप लोगों के लिए जो लेकर के आया हूँ, इसका टाइटल मैंने दिया है टेंस, एस्पेक्ट एंड मूड। क्योंकि हम टाइम तथा टेंस दोनों में पहले तो अंतर जानेंगे और उसके बाद में थोड़ा सा परिचय जो है टेंस, एस्पेक्ट और मूड इसका भी जरूर लेंगे, ताकि आप इसको बहुत ही बेहतर तरीके से इसको समझ पाएं, जान पाएं। तो पहली बात तो दोस्तों मेरी आप ये समझिएगा कि टाइम एंड टेंस दोनों को बहुत बार लोग जो है एक ही कंसिडर कर लेते हैं, एक ही चीज मान लेते हैं, जबकि दोनों में अंतर होता है। अब ये अंतर क्या है, तो इसी पर हम सबसे पहले बात करते हैं। देखिए, टाइम जो है, समय जो है, एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है, जबकि टेंस जो है एक इसकी ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, समय अभी जब मैं बात कर रहा हूं, बोल रहा हूं, उस वक्त भी अनंत, निरंतर, लगातार, अनवरत तरीके से, बिल्कुल निर्बाध गति से आगे दौड़ता हुआ जा रहा है। इसको हम परिभाषित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो समय एक अलग चीज है और काल, जिसको आप टेंस कहते हैं, ये अलग है। तो दोनों में जो अंतर है, चलिए हम उसको जानते हैं, आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। देखिएगा, बहुत सारी बातें मैंने आपके लिए पहले से ही यहाँ पे लिख करके तैयार रखी हैं, ताकि आपको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आए। तो टेंस शब्द जो है एक्चुअल में लैटिन भाषा का एक शब्द है, टेम्पस। इस टेम्पस शब्द से इस टेंस शब्द की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, टेंस शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? टेम्पस शब्द से हुई है। और इस टेम्पस शब्द का जो मीनिंग जो होता है वो होता है पीरियड ऑफ टाइम, अर्थात समय की कोई अवधि। पीरियड ऑफ टाइम जो है ये इसका मीनिंग होता है। पेन थोड़ा बारीक कर लेते हैं, सही रहेगा। चलिए, अब टेंस एंड टाइम दोनों ही अलग अलग क्या हैं? कॉन्सेप्ट हैं, जिनमें संबंध है आपस में, लेकिन फिर भी अलग हैं, अंतर है दोनों में। जानिए क्या अंतर है। टेंस क्या है? ये ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट है। कैसी कॉन्सेप्ट है? ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट है। जबकि टाइम नॉन ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट है, इसका कोई ग्रामर से कोई लेना देना नहीं है। जबकि टेंस का लेना देना सिर्फ किससे है? ग्रामर से है, व्याकरण से है। अब चूंकि इसका संबंध व्याकरण से है, जिसको कि भाषा में पढ़ा जाता है, इसलिए इसका सीधा सीधा संबंध किससे हो गया? भाषा विज्ञान से हो गया। तो इसीलिए टेंस जो है एक लिंग्विस्टिक कॉन्सेप्ट भी बन जाती है, और लिंग्विस्टिक्स का मतलब आप समझते ही हैं, भाषा विज्ञान, भाषा विज्ञान। जबकि टाइम जो है एक नॉन लिंग्विस्टिक कॉन्सेप्ट रह गया। अब टेंस एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट नहीं है, जबकि टाइम जो है वो क्या है? एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है। अब यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट क्यों नहीं है? क्योंकि ये भाषा से स्वतंत्र नहीं है। टेंस जो है एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यह भाषा से स्वतंत्र नहीं है। टेंस किससे जुड़ा? भाषा से जुड़ा हुआ है। ठीक है, जबकि समय, टाइम, ये भाषा से जुड़ा हुआ नहीं है, इसलिए ये यूनिवर्सल है। इसका संबंध वर्ब के रूप से होता है भैया। किसका? टेंस का। यानी टेंस जो है इसका सीधा सीधा संबंध जो है किससे होता है? वर्ब के रूप से, अर्थात उसके फॉर्म से। जबकि टेंस को छोड़ दें, टाइम की बात करें तो टाइम का संबंध जो है वर्ब के रूप से नहीं है। क्लियर? तो फिर आगे जब अपन बढ़ेंगे, हम इसे बात करते हैं, तो ये जो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ये सब क्या है? ये टाइम है। तो वर्ब का रूप जो है ये सिर्फ क्या करता है? ये टेंस को बताता है। और टेंस किसकी तरफ इशारा करता है? टाइम की तरफ इशारा करता है। सिर्फ ये बताता है ये घटना जो है प्रेजेंट में हुई, या पास्ट में हुई, या फ्यूचर में हुई। तो टेंस जो है एक तरह से इंडिकेटर है, सूचक शब्द है, इशारा करने वाला एक शब्द है, जो आपको ये बताता है ये घटना कब घटित होती है। आगे चलिए, इसमें टेंस इज ए ग्रामेटिकल टर्म। अभी अपन बात कर ही रहे थे, तो मैंने इनको पॉइंट के तौर पे यहां पे लिख दिया। टेंस क्या है? ग्रामेटिकल टर्म है। इट सर्व्स एज एन इंडिकेटर और मार्कर
ऑफ द फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी टेंस क्या है, एक मार्कर या इंडिकेटर है, अर्थात एक सूचक शब्द है जो वर्ब के रूप यानी फॉर्म ऑफ द वर्ब उसको आपको इंडिकेट करता है कि वर्ब का रूप जो है कैसा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है या वर्ब की सेकंड फॉर्म है या वर्ब की थर्ड फॉर्म है या वर्ब में फर्स्ट फॉर्म में आपने आईएनजी इत्यादि ऐड कर रखा है या वर्ब में एस या ईएस जो है ये ऐड हो रखा है। ये सारे क्या वर्ब के फॉर्म्स हैं, ठीक है। तो इनको इंडिकेट करता है आपका कौन, टेंस। साथ में ऑक्सिलरीज होती हैं। इट शोज द टाइम ऑफ एन एक्शन। टेंस सिर्फ क्या करता है, किसी एक्शन के घटित होने का, किसी टाइम ऑफ एन एक्शन अर्थात किसी एक्शन के घटित होने का समय बताता है। और समय भी कौन सा, ये वाला, ये 3 तरह का बताता है कि ये एक्शन कब हुई, प्रेजेंट में या पास्ट में या फिर फ्यूचर में। तो प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर ये क्या है आपके, ये समय है, ये क्या है, समय है। इट शोज द स्टेट ऑफ एन एक्शन और इवेंट। फिर साथ में टेंस जो है आपको ये भी बताता है कि ये किस समय में, किस स्पेसिफिक टाइम पे ये घटना जो है, एक्शन जो होती है, और उसका डिग्री ऑफ कंप्लीटनेस क्या है। डिग्री ऑफ कंप्लीटनेस से मेरा मतलब है कि कोई कार्य, ठीक है, वो कंप्लीट होने के नजरिए से देखा जाए तो कैसा है, अधूरा है या चल रहा है या कंप्लीट हो गया है या कुछ हद तक कंप्लीट हो गया और अभी भी जारी है, ठीक है। यदि कोई कार्य जो है इनकम्प्लीट है या उसमें एक स्टेट ऑफ परमानेंस शो हो रहा है तब तो आपका सिंपल टेंस होता है वो। यदि कोई कार्य है चल रहा है तो कंटिन्यूस है, कंप्लीट हो गया इन परफेक्ट है, और कंप्लीट होकर के फिर भी जारी है, फिर भी चल रहा है तो परफेक्ट कंटिन्यूस है। तो ये क्या है, डिग्री ऑफ कंप्लीटनेस ऑफ एन एक्शन, यानी किसी कार्य का जो डिग्री है कंप्लीट होने का उसको इंगित किया जाता है। और इसको अपन बोलते हैं एस्पेक्ट, जिसकी चर्चा मैं थोड़ी देर में करने ही वाला हूं, ठीक है। तो साथ में टेंस क्या बताता है, स्टेट ऑफ एन एक्शन और इवेंट। अब देखिए सारांश है, thus by tense we understand the correspondence यानी आपसी संबंध between the form of the verb, एक तरफ क्या है form of the verb, and our concept of time। तो वर्ब का फॉर्म कौन सा है और कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम, टाइम कितने तरह का है, 3 तरह का है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, ठीक है। इनके बीच संबंध जो है उसको बयान करता है टेंस, ठीक। किंतु टाइम तथा टेंस दोनों एक नहीं होते हैं, यह भी आप ध्यान रखिएगा। टाइम तथा टेंस दोनों क्या है, एक नहीं है। यह आपको सदैव ही अपने दिमाग में ध्यान में रखना है। टाइम एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है, जबकि टेंस का संबंध किससे होता है, वर्ब से होता है, ठीक है। आगे बढ़िए। अब टाइम को 3 भागों में बांटा जाता है, पास्ट टाइम, प्रेजेंट टाइम और फ्यूचर टाइम। तो समय 3 तरह का हो गया, ये रहा आपके सामने। अब इस टाइम को आपको एक लीनियर स्केल अर्थात एक सीधी रेखा यानी लाइन, उसका स्केल मान करके, पैमाना मान करके हम यहां पर इसको देखते हैं एक बार। चलिए टेक्नोलॉजी का सहारा ले लेते हैं थोड़ा सा, है ना। ये देखिए, यहां पर मैंने एक बिंदु जो है बनाया है। ये क्या है, ये समय को इंगित करने वाली एक रेखा है। इसमें ये जो पॉइंट है इसको मैं एक नाम देता हूं, आप समझ पाएंगे बहुत ही आसानी से। इसका नाम है नाउ, यानी अभी, जिसका मतलब क्या है, प्रेजेंट। नाउ जिसका मतलब क्या हो गया, प्रेजेंट अर्थात वर्तमान। अभी बोलते समय जो कोई एक्शन घटित हो रही है
वो किस में घटित हो रही है? प्रेजेंट में, जिसको आप नाउ इससे इंडिकेट कर सकते हैं। अब इससे पहले का जो भी भाग है, जो कुछ भी है, वो कौन सा समय है? पास्ट का टाइम है। और इस नाउ के बाद में जो भी समय निकलेगा, ये जो भी समय आएगा, वो किसको इंडिकेट करेगा? फ्यूचर को। तो वर्तमान क्या है? अभी इसी वक्त जो कुछ है वो वर्तमान है। इससे पहले जो भी बीत गया वो पास्ट है, और उसके बाद जो भी आएगा वो क्या है? फ्यूचर है। तो इस प्रकार से समय को 3 भागों में बांटा गया है, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। क्लियर है? चलिए, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक बात भी आपसे कही थी कि टेंस और टाइम दोनों अलग अलग चीजें हैं। दोनों ही क्या है? डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट हैं। देखिएगा, मैं कुछ वाक्यों के माध्यम से इस बात को आपको बताने की कोशिश करता हूं। यहां पर देखिए क्या लिखा हो? कुड। कुड क्या है? कैन की पास्ट फॉर्म है। दूसरे सेंटेंस में देखें वुड, तो वुड क्या है? पास्ट फॉर्म है किसकी? विल की। फिर आगे देखिए वांटेड, ये अपने आप में वर्ब की सेकंड फॉर्म अर्थात वर्ब का पास्ट फॉर्म है। फिर डिड, ये भी क्या है? आपका पास्ट फॉर्म ऑफ डू, सहायक क्रिया के तौर पे। अब इन 4 वाक्यों को हम देखें तो पहला सेंटेंस देखिएगा, कुड आई यूज योर पेन, जिसका मतलब क्या होता है कि क्या मैं आपका पेन काम में ले सकता हूं। इसका मतलब जब आपने ये बात किसी को कही है, क्या मैं आपका पेन काम में ले सकता हूं, कब कहते हैं? तो सुनिएगा, प्रेजेंट में, अर्थात समय कैसा होता है? प्रेजेंट का, वर्तमान का। वर्तमान में आप किसी के सामने पोलाइट रिक्वेस्ट करते हैं, अर्थात पोलाइट रिक्वेस्ट इन प्रेजेंट, तब आप कुड का और वुड का इस प्रकार से इस्तेमाल करते हैं। तो इसका मतलब इस वाक्य में वर्ब के लिहाज से देखा जाए, टेंस के लिहाज से देखा जाए, तो इसमें पास्ट फॉर्म ऑफ कैन का इस्तेमाल हुआ है जो कि कुड है, लेकिन समय कैसा है? प्रेजेंट का। तो टेंस एक तरह से देखा जाए तो कैसा हो गया आपका? पास्ट का, और समय किसका हो गया? प्रेजेंट का। दूसरा वाक्य देखिए, वुड यू लाइक टू हैव सम कॉफी, आपके घर पे मेहमान आए हैं और आप उनसे पूछते हैं कि आप थोड़ा कॉफी लेंगे, यानी आप उनको ऑफर कर रहे हैं, कॉफी ऑफर कर रहे हैं। कब? पास्ट में या अभी प्रेजेंट में? तो आपका जवाब होगा सर प्रेजेंट में। लेकिन वुड क्या है? ये पास्ट फॉर्म ऑफ विल है, ठीक है। तो यहां पर टेंस किसका हो गया? पास्ट का। लेकिन टाइम किसका हो गया? प्रेजेंट का। अब चलिए तीसरे सेंटेंस पे चलिए, आई वॉन्टेड टू सी यू। सी का मतलब हमेशा ही देखना ही नहीं होता है, सी के और भी कई अर्थ होते हैं। सी का मतलब समझना भी होता है, जैसे आपको कोई बात समझ में आती तो आप कहते हैं ओ आई सी, अच्छा अब मुझे समझ में आ गया, ओ आई सी, ठीक है। एक सी का अर्थ होता है मिलना, जैसे अपन कई बार किसी से नेक्स्ट डे मिलने का वादा करते हैं और ऐसे बिछड़ते हुए बोलते हैं ओके बाय बाय, सी यू टुमारो, कल मिलते हैं, सी यू टुमारो। गॉट इट? तो सी का मतलब मिलना भी हो गया। अब यहां सी का अर्थ क्या है? मिलने से है। आप सेंटेंस को एक बार आप फिर से देख सकते हैं मेरे बैकग्राउंड में, आई वॉन्टेड टू सी यू, कि मैं आपसे मिलना चाहता था। ये बात आप कब कहते हैं किसी व्यक्ति को? जब वो व्यक्ति आपके समक्ष वर्तमान में उपस्थित होता है और आप उससे कहते हैं भाई साहब यार मैं तो आपसे मिलना चाहता था। इसका मतलब ये तो नहीं हुआ ना कि मैं पहले तो मिलना चाहता था लेकिन अभी मैं आपसे मिलना नहीं चाहता। जी नहीं, इसका अर्थ क्या हुआ कि सर मैं काफी पहले से आपसे मिलना चाहता था और अभी भी मैं मिलना ही चाह रहा हूं। तो इसका मतलब मैं वर्तमान में आपसे मिलना चाहता हूं। तो वांटेड क्या है? वर्ब की सेकंड फॉर्म अर्थात पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो टेंस कैसा हो गया? पास्ट का। लेकिन समय कैसा है? प्रेजेंट का। तो फिर से डिफरेंस आया कि नहीं आया? क्लियर? अब जरा चौथे सेंटेंस पे चलिए, डिड यू वॉन्ट टू सी मी। अब उसी सामने वाले व्यक्ति ने आपसे पूछ लिया, कौन से व्यक्ति ने? जिसको आप ये कह रहे थे कि अच्छा मैं आपसे मिलना चाहता था, तो आपसे वो पूछ लेता अच्छा तुम मेरे से मिलना चाहते थे। क्लियर? तो टेंस कैसा? पास्ट का। लेकिन मीनिंग किसका निकल रहा है? प्रेजेंट का निकल रहा है। तो यहां पर ये जो 4 मैंने आपको सेंटेंस दिए, यहां पर टेंस किसका है? पास्ट का है, लेकिन टाइम जो है वो किसका है? प्रेजेंट का है।
टाइम किसका है? प्रेजेंट का है। अब आगे बढ़िए, आई एम गोइंग टू ओपन अ शॉप, एम किसका रूप है? बी का, फिर गोइंग टू लगाया है, फिर इट एज दे रखा है, ये स्पेलिंग मिस्टेक हो गया भैया, मैं इसको सही कर देता हूं, ठीक है, इट इज हो गया यहां पे, ये लीजिए, इट इज अबाउट टू रन। पहले 5 नंबर सेंटेंस देखिए, आई एम गोइंग टू ओपन ए शॉप, जिसका मतलब है कि मैं एक दुकान खोलने वाला हूं या मैं एक दुकान खोलने जा रहा हूं। इसका मतलब ऐसे थोड़ी है कि कोई दुकान है किसी की और मैं उसको खोलने जा रहा हूं, इसका मतलब ये तो नहीं हो ना। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा अभी निकट भविष्य में इरादा क्या है? एक दुकान खोलने का मेरा इरादा है कि मैं एक अपनी मेरी खुद की दुकान हो, मैं दुकान को ओपन करूंगा। ये सेंटेंस से ये पता चल रहा है। दूसरा सेंटेंस देखिए, इट इज अबाउट टू रेन, कि बारिश होने वाली है। बारिश होगी क्या? नहीं, लेकिन बादलों को देख करके, मौसम की मिजाज को देख करके ये व्यक्ति क्या कह रहा है कि अभी थोड़ी देर में क्या होने वाली? बारिश होने वाली है। दोनों ही वाक्यों में जो टेंस इस्तेमाल हुआ है वो था प्रेजेंट का, लेकिन दोनों ही वाक्यों में जो मीनिंग निकल रहा है वो किसका निकल रहा है? फ्यूचर का, कि मैं निकट भविष्य में दुकान खोलने वाला हूं। कब? भविष्य में, फ्यूचर में। बारिश होने वाली कब? निकट भविष्य में। चलिए आगे बढ़ते हैं। द पीएम इज टू विजिट वियना, कि प्रधानमंत्री को वियना जाना है। कब? कल, परसों, परले रोज। टेंस कैसा है? प्रेजेंट का, लेकिन मीनिंग किसका आ रहा है? फ्यूचर का। ठीक है, तो यहां पर ये जो 3 जो सेंटेंस दिए गए हैं, इनमें देखिएगा टेंस को देखें तो टेंस किसका है? प्रेजेंट का है। लेकिन यदि टाइम की हम बात करें तो यहां पर जो टाइम जो है वो कौन से समय की बात हो रही है? इनके माध्यम से फ्यूचर की बात हो रही है। अब जरा अंतिम वाक्य पर भी गौर कर लीजिए, हनी इज स्वीट, कि शहद मीठा होता है। तो टेंस इस्तेमाल जो हुआ है उसको पहचान लीजिए। किससे पहचानेंगे? वर्ब के फॉर्म से। तो अभी थोड़ी देर पहले मैं आपसे ये तो कह रहा था कि टेंस क्या है? इंडिकेटर ऑफ द फॉर्म ऑफ द वर्ब। वर्ब का जो रूप है, तो इस दे रखा है, कौन सा टेंस का रूप है? ये प्रेजेंट का है जी। ठीक है, अब प्रेजेंट में भी कौन सा है वो एक अलग इश्यू है। ठीक है, प्रेजेंट सिंपल है, आपको पता है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि यहां पर जो वर्ब होती है उसका जो फॉर्म होता है वो इंडिकेट करता है किसको? टेंस को। तो फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसका रिलेशन किससे होता है? टेंस से होता है। लेकिन टेंस और टाइम दोनों को आप एक मत समझ लीजिए, दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं। भले ही वाक्य में टेंस कैसा भी हो, प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, फ्यूचर का हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, वो कौन से टाइम की तरफ इशारा कर रहा है, फर्क उस बात से पड़ता है। अभी आपने देखा ही है, यहां पर टेंस किसका था? पास्ट का, लेकिन बात किसकी हो रही थी? प्रेजेंट टाइम की। यहां देखा आपने टेंस प्रेजेंट का है, लेकिन बात किसकी हो रही है? फ्यूचर की। इसी तरह से आप पास्ट टेंस का वाक्य लेकर के भी क्या कर सकते हैं? फ्यूचर की बात कर सकते हैं। पहले जरा इस वाक्य को देख लीजिए, फिर एग्जांपल मैं आपको ऐसा भी आपको दे दूंगा। हनी इज स्वीट, शहद मीठा होता है। कब? क्या पहले भी मीठा होता था? हाँ। क्या अब भी मीठा है? हाँ। क्या आगे भी मीठा रहेगा? हाँ। इसका मतलब टाइम की यदि बात करें तो ये जो सेंटेंस जो है, ये भले ही इसका टेंस किसका है? प्रेजेंट का, लेकिन ये टाइम जो है यदि उसकी बात करें तो पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर तीनों की बात कर रहा है। ये एक ऐसा तथ्य हमारे सामने प्रस्तुत कर रहा है जिसका असर जो है 3 तरह के समय में है। तो यहां इस वाक्य में अब बात करें तो टेंस किसका है? प्रेजेंट का है। लेकिन यदि आप टाइम की बात करें तो टाइम जो है पास्ट भी है, इसमें प्रेजेंट भी है और इसमें फ्यूचर भी है। चलिए अब मैं आपको एक ऐसा एग्जांपल देता हूं जिसमें टेंस पास्ट का होगा लेकिन मीनिंग फ्यूचर का निकलेगा। इफ आई वेंट टू जयपुर, I will see him. Sorry.
आई वुड आएगा ना, आई वुड सी हिम। देखिएगा, इफ आई वेंट, वेंट क्या है, वर्ब का सेकंड फॉर्म, पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। यदि मैं जयपुर गया, पहले तो टेंस चेक कर लीजिए, टेंस कैसा आ रहा है, पास्ट का। अब जरा सेंटेंस का मीनिंग निकालिए तो समय का भी आपको पता चल जाएगा। सेंटेंस का मीनिंग क्या कह रहा है, यदि मैं जयपुर गया, यानी अभी ये गया तो नहीं, आगे की बात कर रहा है कि यदि इन फ्यूचर यदि मैं जयपुर जाऊंगा ना तो मैं क्या करूंगा, आई वुड सी हिम, तो मैं उस व्यक्ति से मिलूंगा। कब मिलेगा, जब ये जयपुर जाएगा। तो यहां पर यदि आप समय की बात करें तो समय, कौन से समय को इंडिकेट किया जा रहा है, यहां पर इंडिकेट किया जा रहा है फ्यूचर को। और टेंस इस्तेमाल जो किया गया वो कैसा है, पास्ट का। समझ गए आप। तो टेंस और टाइम दोनों ही क्या हैं, अलग अलग चीजें हैं, तो दोनों को आपको मिक्सअप नहीं करना चाहिए। हालांकि बहुत ही क्लोज हैं दोनों, बहुत ही क्लोजली एसोसिएटेड हैं, लेकिन फिर भी इनमें क्या है, अंतर है। ठीक है, तो यहां पर मैंने आपके लिए कुछ और भी सेंटेंसेस रख रखे हैं जो आप पीडीएफ जब आप प्राप्त करेंगे तो उसमें पढ़ सकते हैं। यहां पर कौन सा टाइम है और कौन सा टेंस इसमें इस्तेमाल हुआ है, ये सारी बातें मैंने अलग से लिख भी रखी हैं, तो आप आसानी से इसको समझ पाएंगे। आप चाहे कोई सा भी इसमें सेंटेंस ले लीजिए, जैसे पहला हम सेंटेंस ले, टुमारो इज संडे, कि कल संडे है, तो टेंस कैसा है, इज का मतलब प्रेजेंट टेंस। अब बात कब की हो रही है, आगे आने वाले समय की, तो टाइम यूज्ड इज फ्यूचर। क्लियर, तो सारा इसमें लिखा हुआ है, आप इसको समझ जाएंगे। अब यहां पर आपको एक बात तो मोटा मोटी देखिए समझ में आ गई कि टाइम और टेंस दोनों ही क्या हैं, अलग अलग हैं। अब एक बात आप और समझिएगा कि मॉडर्न जो ग्रामरियंस हैं उनके अकॉर्डिंग जो टेंस होते हैं वो कितने होते हैं, 2 होते हैं। आईपी अटार्डे जो हैं, उनकी पुस्तक है एनसाइक्लोपीडिक ग्रामर, उसमें भी उन्होंने इस बात का जिक्र किया है। माइकल स्वान महोदय जो है उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया है। लेकिन एक्चुअली में देखा जाए तो टेंस होते ही कितने हैं, 2 होते हैं। कौन से, प्रेजेंट एंड पास्ट। क्यों होते हैं उसके पीछे भी एक बहुत ही खूबसूरत सा लॉजिक है जिसको मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो फिर फ्यूचर का क्या, मान लिया कि टेंस आपके कितने होते हैं, 2 ही होते हैं, प्रेजेंट एंड पास्ट होते हैं, तो फिर फ्यूचर का क्या, फ्यूचर की बात फिर कैसे करी जाएगी। तो फ्यूचर की बात करने के लिए आपके पास बहुत सारी वर्ब्स हैं, जिसमें खास तौर से 2 तो मॉडल ऑक्सिलरीज हैं, विल तथा शैल। क्या है, विल तथा शैल। ओके, इसके अलावा आप बी प्लस गोइंग टू, बी प्लस अबाउट टू, ठीक है, इनका प्रयोग करके भी किसकी बात कर सकते हैं, फ्यूचर की बात कर सकते हैं। और भी बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं जिनका प्रयोग जो है हम फ्यूचर की बात को कहने के लिए कर सकते हैं। ठीक है, तो मोटा मोटी आप ये समझिए कि एक्चुअल में टेंस कितने होते हैं आपके, 2 होते हैं, लेकिन समय कितने होते हैं, 3, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। अब इन 2 टेंस फॉर्म से हम अपन क्या करते हैं, प्रेजेंट, पास्ट तथा फ्यूचर टाइम का बोध करवा देते हैं। ठीक है, अब ये 2 टेंस कैसे होते हैं उनकी भी मैं अभी चर्चा करूंगा। पहले ये देख लीजिए कि इंग्लिश में फ्यूचर टाइम का बोध कराने हेतु फ्यूचर टेंस नहीं होता है। फ्यूचर टाइम की अभिव्यक्ति हम प्रेजेंट सिंपल टेंस से कर देते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से कर देते हैं, बी प्लस गोइंग टू से कर देते हैं, बी प्लस अबाउट टू से कर देते हैं, और मॉडल ऑक्सिलरीज शैल तथा विल इनके माध्यम से भी कर देते हैं। और इनमें हम एस्पेक्ट को ऐड कर देते हैं। वो एस्पेक्ट क्या होता है अभी मैं इसकी चर्चा करूंगा। पहले ये आपके टेंस 2 ही के होते हैं, प्रेजेंट एंड पास्ट किस आधार पे बात कही जाती है उस पर मैं थोड़ा सा आपको जरूर बताऊंगा। और आपके जो एग्जाम्स हैं वहां पर उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी आए हुए हैं, तो उनको भी मैं थोड़ा सा यहां पर लेके चलूंगा। देखिएगा, यहां ले लेते हैं, चलिए। इसको समझने के लिए आपको समझना है किसको, अनोमलस फाइनाइट्स को। किसको समझना है, अनोमलस फाइनाइट्स को। और अनोमलस फाइनाइट से रिलेटेड क्वेश्चन जो हैं
वो भी पूछे गए हैं एग्जाम्स में। अब अनोमलस फाइनाइट्स क्या हैं? पहले तो आप ये सुनिए, ये सारी की सारी ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं। क्या हैं? ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, जो कुल मिलाकर के संख्या में 24 होती है, 24 होती है। इस पर प्रश्न जो है पूछा भी गया है कि अनोमलस फाइनाइट वर्ब्स जो हैं कितनी होती हैं। इनका एक दूसरा नाम जो है वो भी आप जरूर सुने और ध्यान में रखें, क्योंकि उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आया है, और वो इनका नाम है ऑपरेटर वर्ब। क्या बोलते हैं आप इनको? ऑपरेटर वर्ब। ये सारी की सारी क्या है? आपकी ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं। कौन सी वर्ब्स है जी? ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं। ये हमेशा ही क्या होती है? फाइनाइट वर्ब्स होती हैं। ओके, ठीक है। तो इनको ये अनोमलस नाम क्यों दिया गया? एक्चुअल में अनोमलस शब्द जो है ये अंग्रेजी का एक शब्द है अनोमली, जिसका अर्थ होता है विषमता। तो ये जो जितनी भी आपकी अनोमलस फाइनाइट्स होती हैं, अर्थात जो ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं, इनका जब आप प्रेजेंट से पास्ट फॉर्म तैयार करते हैं तो ईडी लगा करके नहीं करते हैं। जब आप किसी सामान्य वर्ब का ईडी या डी लगा करके उसका पास्ट फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म जब तैयार करते हैं, तब आप इस प्रकार की वर्ब को कहते हैं रेगुलर वर्ब। ठीक है, और ईडी लगा करके उसका पास्ट फॉर्म तैयार नहीं होता है तो आप उसको बोलते हैं इर्रेगुलर वर्ब्स। तो इस लिहाज से आपकी जितनी भी अनोमलस फाइनाइट वर्ब्स हैं, ये सारी की सारी कैसी हैं? ये आपकी इर्रेगुलर वर्ब्स हैं। क्लियर? और इनके दो ही आपको रूप देखने को मिलते हैं, एक तो प्रेजेंट और दूसरा पास्ट। तो पहले तो इनको हम और क्या कहते हैं? इनको हम ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब। ध्यान देंगे, इस ऑक्सिलरी शब्द है ना, इसकी उत्पत्ति फ्रेंच भाषा के शब्द ऑक्सिलिस से हुई है, और इस ऑक्सिलिस शब्द का इंग्लिश में जो मतलब होता है, मीनिंग होता है, वो होता है हेल्प। इस लिहाज से जो ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं आप उनको और क्या बोलते हैं? हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेल्पिंग वर्ब भी आप इनको बोलते हैं। ये ध्यान रखने वाली बातें हैं आपके लिए। अब चलिए, अनोमलस फाइनाइट्स जो कि कुल मिलाकर के कितनी होती है? 24 होती हैं। यहां ले लेते हैं, यहां जगह अपने पास काफी रहेगी। इतनी जगह चाहिए अपने को, ये ले लेते हैं। चलिए, एक तरफ तो अपन लेते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरीज, जिनको हम टेंस ऑक्सिलरीज भी कह सकते हैं, और दूसरी तरफ अपन लेते हैं मॉडल ऑक्सिलरीज। इनको हम दो भागों में बांटते हैं। तो जो प्राइमरी ऑक्सिलरीज हैं, ये कुल मिलाकर के संख्या में आपकी कितनी होती हैं? 11 होती हैं। और जो मॉडल ऑक्सिलरीज होती हैं, ये कुल मिलाकर के संख्या में कितनी होती है आपकी? 13, अर्थात 13 होती हैं। ठीक है, कैसे कैसे होती हैं उनको जरा आप देख लीजिए, चेक कर लीजिए। यहां पे इनके दो फॉर्म्स होते हैं। एक तो इनका प्रेजेंट फॉर्म, थोड़ा सा स्पेस चाहिए होगी तो मैं थोड़ा सा एक बार इसको दुरुस्त कर लेता हूं। इधर थोड़ी सी स्पेस चाहिए तो मैं यहां इनको ऐसे काम में ले लेता हूं। ठीक है, तो एक तो इनका प्रेजेंट फॉर्म हो गया, दूसरा इनका फॉर्म हो गया पास्ट का। ध्यान दीजिएगा, यहां पर इनका कोई फ्यूचर फॉर्म नहीं है। ठीक है, अब प्राइमरी ऑक्सिलरी जो है मोटे तौर पे देखी जाए 3 होती हैं। कितनी होती हैं? 3 होती हैं। पहला बी,
दूसरा हैव, और तीसरा होता है डू। ध्यान दे लेंगे इसकी तरफ, काफी इंपॉर्टेंट है। अब बी का यदि हम प्रेजेंट रूप की बात करें तो ये होता है इज, एम और आर, और इसका पास्ट फॉर्म रूप जो है वो आपका वॉज और वर। हैव का जो प्रेजेंट रूप है वो है आपका हैज और हैव, और पास्ट फॉर्म रूप है इसका हैड। डू, इसका प्रेजेंट रूप जो है सिंगुलर के लिए डस है और प्लूरल के लिए आपका डू है, और इसका पास्ट फॉर्म है आपका डिड। काउंट कर लीजिए, बी के सबसे ज्यादा रूप मिलेंगे आपको इज, एम, आर। और अभी मैंने आपसे कहा था ये सारी की सारी अनोमलस फाइनाइट्स जो हैं वो किस प्रकार की वर्ब्स हैं? ये सारी की सारी इर्रेगुलर वर्ब्स हैं, ठीक है। अब बी जो है, इस बी के आपको 5 स्वरूप जो है यहां पे मिलते हैं सबसे ज्यादा। हैव के 3 हैं, हैज, हैव, हैड। डू के भी 3 हैं, डू, डस और डिड। लेकिन यहां पर सबसे ज्यादा रूप आपको किसके मिले हैं? बी के मिले हैं। इसलिए इसको द मोस्ट इरेगुलर वर्ब भी कहा गया है। यदि इन सारी जितनी भी ऑक्सिलरीज हैं उनमें से आपसे यह पूछा जाए, ठीक है, कि इनमें से द मोस्ट इरेगुलर वर्ब कौन सी है, तो फिर आपका जवाब क्या होगा कि बी क्या है? मोस्ट इरेगुलर वर्ब है। क्लियर? ओके, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम चलते हैं मॉडल ऑक्सिलरीज की तरफ। इनके भी 2 ही फॉर्म आपको मिलेंगे। पहला प्रेजेंट, दूसरा पास्ट। प्रेजेंट एंड पास्ट। कैन, अब कैन का पास्ट फॉर्म क्या तैयार होगा? कुड। दूसरा लीजिए मे के लिए हो जाएगा माइट। शैल का पास्ट फॉर्म क्या रहेगा? शुड। यहां पर मैं बीच में एक बात स्पष्ट कर दूं, यदि किन्हीं विद्यार्थियों के दिमाग में चल रहा हो कि सर शैल का प्रयोग तो अपन फ्यूचर की बात करने के लिए करते हैं। हाँ भैया करते हैं, वो इसका फंक्शन है, और मैं बात कर रहा हूं इनके रूप की, फॉर्म की बात कर रहा हूं। जब आप इनको देखते हैं, फॉर्म इनका चेक करते हैं, तो ये क्या है? प्रेजेंट का फॉर्म है। फिर आप कहें सर ये देखो शुड, तो ये तो चाहिए, एडवाइस, सजेशन, उनके लिए काम में आता है। हाँ भैया आता है काम में, ठीक है। फॉर्म किसका है? पास्ट का। भली काम किसके लिए आ रहा हो? प्रेजेंट के लिए। समझ गए? तो मैं इनके काम अर्थात फंक्शन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इनके फॉर्म की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं? फॉर्म की। तो आपको ये ध्यान में रखना कि फॉर्म क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। चलिए आगे बढ़िए। विल, ये प्रेजेंट फॉर्म है इसका, और इसका फ्यूचर फॉर्म क्या रहेगा? वुड। मस्ट, ठीक है, मस्ट, इसका कोई पास्ट फॉर्म नहीं है। क्लियर? फिर और देखिए, ऑट, इसका भी कोई पास्ट फॉर्म नहीं है। नीड मॉडल ऑक्सिलरी के तौर पे है, ठीक है, तो इसका पास्ट फॉर्म नहीं है। डेयर मॉडल ऑक्सिलरी के तौर पे, इसका पास्ट फॉर्म नहीं है। फिर अपन इधर लेते हैं यूज्ड, ओके, मॉडल ऑक्सिलरी के तौर पे इसका कोई प्रेजेंट फॉर्म नहीं है। और यदि आप इनकी संख्या को काउंट करेंगे तो ये आपको कितने मिलेंगे? 13। तो आप एक बार देखिएगा कि इधर प्राइमरी ऑक्सिलरीज जो कि 11 हैं और मॉडल ऑक्सिलरीज जो कि 13 हैं, ठीक है। अब इनकी यदि आप बात करें तो इनमें सबसे ज्यादा रूप किसके मिल रहे हैं आपको? सिर्फ बी के। कितने रूप हैं? 5 रूप हैं। कितने हैं? 5 हैं। तो मोस्ट इरेगुलर वर्ब कौन सी होगी? वो होगी आपकी बी। ये प्रश्न पूछा भी गया हुआ है। क्लियर? चलिए, तो यहां से एक बात तो स्पष्ट होती है कि जो वर्ब हैं, ऑक्सिलरी वर्ब्स जो आपके टेंस को इंडिकेट करती हैं, वो कितनी हैं? वो 24 है। इनका रूप कितने होते हैं उस पर भी आऊंगा। कितनी है टोटल? 24 है। इनका नाम क्या है? अनोमलस फाइनाइट्स हैं।
इनका एक और नाम जो है मैं यहीं पर रख देता हूं, इनको आप ऑपरेटर वर्ब भी कहते हैं। तो ऑपरेटर वर्ब आपकी कितनी होगी, 24 होगी। ये ऑपरेटर वर्ब जो है इस भाषा का इस्तेमाल करते हुए भी एक बार प्रश्न पूछा गया है, ठीक है, इसलिए मैंने आपको ये बताया है। क्लियर? ठीक है। अब इनके रूप की बात करें तो हम इनको दो भागों में बांट रहे हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरीज जो कि 11 हैं और मॉडल ऑक्सिलरीज जो कि 13 हैं। प्राइमरी ऑक्सिलरीज इनके दो फॉर्म है, प्रेजेंट और पास्ट। मॉडल ऑक्सिलरीज इनके भी दो ही फॉर्म है, प्रेजेंट एंड पास्ट। कहीं पर भी आपको इनका फ्यूचर फॉर्म देखने को नहीं मिला है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम इन्हीं के अंदर कुछ जोड़ तोड़ करके क्या करते हैं, फ्यूचर टाइम की बात करते हैं। तो यहां तक आपको समझ में आ गया कि टेंस देखिए भैया अलग है और टाइम अलग है, ठीक है। और टेंस मोटे तौर पे कितने होते हैं, दो होते हैं, प्रेजेंट और पास्ट, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ें। यहां पर अब मैं आपसे बात करूंगा, एक तो टेंस, फिर एस्पेक्ट और फिर मूड, इनकी मैं यहां पर आपसे बात करूंगा और बहुत ही कम शब्दों में बात करूंगा, क्योंकि ये टॉपिक अपने आप में काफ़ी विस्तृत हैं और चूंकि आपके सिलेबस में इतना नहीं दे रखा है, तो जितना आपको आवश्यकता है इस टॉपिक के बारे में जानने की, मैं उतनी ही बातें यहाँ पर करूँगा। तो सबसे पहले टेंस, एस्पेक्ट एंड मूड, इनकी मैं चर्चा करने जा रहा हूँ बहुत ही सरल शब्दों के माध्यम से और बहुत ही सुगमता के साथ में, बहुत ही विनम्रता के साथ में। तो आप देखिएगा किस तरह से। देखिए, हम किसी भी सेंटेंस का जब निर्माण करते हैं, किसका निर्माण करते हैं, किसी सेंटेंस का जब हम निर्माण करते हैं, ठीक है, तो उस सेंटेंस में हमें आवश्यक रूप से एक चीज की आवश्यकता पड़ती है, और वो क्या होता है वो देखिएगा। एक, हाँ ये मेरे लिए ठीक रहेगा, देखिएगा। ये मान लीजिए एक सेंटेंस है, ये क्या है, एक सेंटेंस है। सेंटेंस में आपको किसकी आवश्यकता पड़ती है, उसको सेंटेंस बनाने के लिए वर्ब की आवश्यकता पड़ती है। किसकी आवश्यकता पड़ती है, वर्ब की। यानी बिना सेंटेंस, सॉरी, बिना वर्ब के आप क्या नहीं बना सकते, कोई सेंटेंस नहीं बना सकते। अब देखिएगा कि इसमें जो वर्ब होती है ये बड़े कमाल की चीज है। वर्ब जो है वो आपका टेंस भी आपको बताती है, वो एस्पेक्ट भी आपको बताती है और वो मूड भी आपको बताती है। तो टेंस जो है इस प्रकार से तीन चीजों से इन्फ्लुएंस्ड होती है, तीन चीजों से प्रभावित होती है। किससे, टेंस, वर्ब जो है किससे प्रभावित होती है, तीन चीजों से, टेंस, एस्पेक्ट एंड मूड, इन तीन चीजों से प्रभावित होती है। थोड़ा सा सरल भाषा में लिख देता हूं, ठीक है। यहां से ले लेते हैं, थोड़ा इधर से लेते हैं भैया, जगह लगेगी इसमें। इन्फ्लुएंस्ड बाय थ्री थिंग्स, थ्री एलिमेंट्स, ठीक है। अब ये इन्फ्लुएंस होती है किससे, तीन चीजों से। ये तीन चीज कौन कौन सी हैं देखिएगा। सबसे पहले तो कोई भी वर्ब जो है उसका फॉर्म जो है आपको ये जरूर बताएगा कि इस सेंटेंस का टेंस कौन सा है, पहली चीज। दूसरा, ये आपको ये जरूर बताएगा कि इस सेंटेंस के अंदर जो टेंस इस्तेमाल हुआ है,
जिस एक्शन की बात करी गई है उसका फ्लो ऑफ टाइम क्या, एग्जैक्ट टाइम क्या है, अर्थात इसमें जो एक्शन बताई गई है उसका स्टेटस क्या है, कि वो एक्शन कंप्लीट है या कंटिन्यू है, या कुछ हद तक कंप्लीट होने के बाद में फिर भी क्या है, कंटिन्यू है। ये जो फ्लो ऑफ द टाइम जो है उसको इंडिकेट करेगा आपका एस्पेक्ट। फिर तीसरी चीज जो इसके द्वारा बताई जाएगी वो क्या होगी, वो बताई जाएगी किसको, मूड को। ठीक है, तीन चीजें। अब देखिएगा टेंस, ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, व्हेन द एक्शन अपीयर्ड, जब आप सेंटेंस की वर्ब को देखते हैं, किसको देखते हैं, सेंटेंस की वर्ब को देखते हैं, तो आपको यह पता चलता है कि व्हेन द एक्शन अपीयर्ड, व्हेन द एक्शन अपीयर्ड, अर्थात इस सेंटेंस के अंदर जो एक्शन बताई गई है वो एक्शन कब किस समय पर हुई ये आपको पता चलेगा। इस लिहाज से देखेंगे तो आपके पास तीन प्रकार के समय जो है यहां पर सामने निकल करके आएंगे। नंबर एक पास्ट का हो सकता है, नंबर दो वो समय जो है प्रेजेंट का हो सकता है, नंबर तीन वो समय जो है फ्यूचर का हो सकता है। ये कौन बताएगा आपको, टेंस बताएगा। और टेंस किसके द्वारा बताया जाएगा, वर्ब के रूप के द्वारा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसका मतलब क्या है, टेंस में समय किसका है, टेंस में समय किसका है, प्रेजेंट का है। वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी है तो टेंस में समय किसका है, पास्ट का है। समझ गए, ठीक है। अब फिर डिग्री ऑफ कंप्लीटनेस ऑफ एक्शन, कि कोई कार्य जो है वो कंप्लीट हुआ है नहीं हुआ, उसका स्टेटस क्या है, पेंडिंग पड़ा है या क्या है उसका स्टेटस। ठीक है, इस चीज का जो बखान है वो किसके द्वारा किया जाएगा, वर्ब के द्वारा एस्पेक्ट को बताया जाएगा, और एस्पेक्ट ये आपको बताएगा। ठीक है, अर्थात एक्शंस, डिग्री और प्रोग्रेस। यहां लिख लेते हैं इसको, एक्शंस, डिग्री ऑफ प्रोग्रेस। इस आधार पे देखिएगा, यहां पे समझिएगा इन चीजों को, स्पेस थोड़ी कम है लेकिन फिर भी मैं मेरा पूरा प्रयास करूंगा बताने का। नंबर एक, यदि यहां पर जो कार्य बताया गया है, ठीक है, यदि वो सिंगल एक्शन है, बार बार रिपीट हो रही है, ठीक, या परमानेंट स्टेट है, ठीक है, तो फिर वो आपका है सिंपल एस्पेक्ट। जी हां, क्या आपका सिंपल एस्पेक्ट है। सिंगल या रिपीटेड, थोड़ा सा आगे ले लेते हैं, एक्शन या परमानेंट स्टेट बताया जा रहा हो किसी का, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये क्या है, सिंपल एस्पेक्ट है। यदि एक्शन को क्या बताया गया है, कंटिन्यू बताया गया है, तो इसका मतलब ये हो गया यहां पर आपका कार्य जो है प्रोग्रेस में है, कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है, अर्थात कौन सा एस्पेक्ट हो गया इसका, प्रोग्रेसिव एस्पेक्ट हो गया। लेकिन यदि एक्शन जो है वो क्या हो गई है, कंप्लीटेड, पूरी हो गई है, इसका मतलब काम क्या हो गया, परफेक्ट हो गया है,
इसलिए जो एस्पेक्ट एम्प्लॉयड इज कॉल्ड परफेक्टिव एस्पेक्ट। कैसा एस्पेक्ट? परफेक्टिव एस्पेक्ट कहलाएगा। और यदि आपका जो कार्य है, ठीक है, वो किसी एक ऐसी एक्शन को बता रहा है जो कंटिन्यू है, लेकिन उसका कुछ भाग क्या हो गया? कंप्लीट हो गया है। ठीक है, कुछ भाग क्या हो गया है? कंप्लीट हो गया है। अर्थात कंप्लीटेड पोर्शन ऑफ ए कंटिन्यूअस एक्शन, इसको यदि शो कर रहा है तो फिर यह आपका परफेक्टिव प्रोग्रेसिव एस्पेक्ट है। अब दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये टेंस के नामकरण जो है इसी तरह से होते हैं। यानी आपने पहले वर्ब देखी, वर्ब का क्या देखा आपने? फॉर्म देखा, तो उससे आपको क्या पता चल गया? टेंस। ठीक है, टेंस किसको बताता है? टाइम को। तो आपने देखा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है, या यहां पर इज, एम आर, डू, डज, इज, एम आर, हैज, हैव दे रखा है, तो आपको समझ में आ गया कि भैया यहां पर टेंस जो एम्प्लॉय किया गया वो क्या है? फर्स्ट फॉर्म, प्रेजेंट का है। फिर आपने देखा कि प्रेजेंट का मतलब यहां पर टाइम, जो कि तीन तरह के, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। तो टेंस ने अर्थात वर्ब की फॉर्म ने बता दिया कि प्रेजेंट टाइम एम्प्लॉय हुआ है। अब वो कार्य जो उसमें वाक्य में बताया गया, जो एक्शन वाक्य में बताई गई है, वो एक्शन का स्टेटस क्या है वो आपको एस्पेक्ट बताएगा, उससे आपको और ज्यादा सटीकता के साथ में टेंस को समझने में मदद मिलेगी। यदि वो कार्य मान लीजिए कंप्लीट हो गया है, एक्शन कंप्लीटेड है, तो ये आपका परफेक्टिव एस्पेक्ट है, अर्थात परफेक्ट टेंस है। तो आपको वहां पर क्या देखने को मिलेगा? हैज, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म देखने को मिलेगी। ठीक है, यदि यहां पर काम चल रहा है, एक्शन कंटिन्यूज, ठीक है, एक्शन कंटिन्यू है, तो इसका मतलब वहां पर आपको इज, एम आर, साथ में वर्ब में आईएनजी आपको देखने को मिलेगा। तो इसी से क्या होता है? टेंस का निर्माण होता है। इसके अलावा वर्ब का अपना एक मूड भी होता है, जिसको आप ग्रामेटिकल मूड भी कहते हैं। ग्रामेटिकल मूड ऑफ द वर्ब, ये मूड क्या है? ग्रामेटिकल मूड ऑफ द वर्ब है। ओके, यहां लिख देता हूं मैं, ग्रामेटिकल मूड ऑफ वर्ब है ये। अब ये भी देखिए दोस्तों कितने तरह का होता है? ये भी तीन तरह का होता है। नंबर एक, स्पेस थोड़ी कम है इसलिए कम शब्दों का इस्तेमाल करूंगा। फैक्ट्स, तथ्यों को बयान करना, तथ्यों को बताना कि राम इज ए स्टूडेंट, ये एक फैक्ट है, मैंने आपको बताया। ठीक है, इसको नेगेट करते हुए बता सकता हूं, राम इज नॉट अ स्टूडेंट। इस फैक्ट के बारे में पूछ भी तो सकता हूं, इज राम अ स्टूडेंट। ठीक है, तो आपके जो अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, ये सारे जो हैं ये तथ्यों पर आधारित ही क्या होते हैं? आपके सेंटेंसेस होते हैं। तो जब आप फैक्ट्स को बयान कर रहे होते हैं, पूछ रहे होते हैं, ठीक है, तो आप इसको मूड को जो यहां पर एम्प्लॉय होता है, लागू होता है, उसको नाम देते हैं इंडिकेटिव मूड। कौन सा मूड? इंडिकेटिव मूड। ठीक है, दूसरा, जब आप क्या कर रहे होते हैं? हाइपोथेटिकल या इमेजनरी या कंडीशनल, इस प्रकार के सेंटेंसेस को काम में ले रहे होते हैं, तो जो मूड इसमें इंप्लॉय होगा वो कहलाएगा सब्जंक्टिव, सब्जंक्टिव मूड ऑफ द वर्ब। ठीक है, आपके इफ वाले वाक्य भी इसी में आ जाते हैं। कभी कभी आप कल्पनाएं करते हैं, काश मैं प्रधानमंत्री होता, आई विश आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, वो भी क्या है? एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, उसको आप बता रहे होते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं? सब्जंक्टिव मूड ऑफ द वर्ब कहलाते हैं। मैं सब्जेक्टिव नहीं बोल रहा हूं,
स्पेलिंग क्या है? SUBJUNCTIV, सब्जंक्टिव। ठीक है, सब्जंक्टिव मूड कहलाता है। तीसरा जो इसमें मूड है, जब आप क्या करते हैं, किसी को ऑर्डर देते हैं, कमांड देते हैं, एडवाइस, रिक्वेस्ट इत्यादि करते हैं, तब जो मूड इस्तेमाल होता है वो आपका क्या कहलाता है? इंपेरेटिव मूड कहलाता है। क्या कहलाता है? इंपेरेटिव मूड ऑफ द वर्ब कहलाता है। तो दोस्तों समझ में आया आपको? ठीक है, कि यहां पर मैं क्या आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने आपको टेंस, एस्पेक्ट एंड मूड, इन 3 चीजों के बारे में जानकारी दी है। तीसरा जो मैंने मूड बताया है वो है इंपेरेटिव मूड, जिसको आप इंपेरेटिव सेंटेंस के नाम से जानते हैं। एक्चुअल में वो इंपेरेटिव सेंटेंस क्या है? मूड ऑफ द वर्ब है, मूड ऑफ द वर्ब है। इसके बारे में मैंने और भी अन्य वीडियोस में आपको जानकारी दी है। तो किसी टेंस जो है, किसी सेंटेंस जो है, उस सेंटेंस की वर्ब, उसको देख करके आप पता कर सकते हैं ना कि यहां पर समय कौन सा है, यानी एस्पेक्ट कौन सा है, मूड इसमें कैसा एम्प्लॉय हुआ है। ठीक है, एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं अगली स्लाइड पे चल करके। Ram is going to Jaipur. Ram is going to Jaipur. यहां पर देखिए मैंने एक सेंटेंस लिया है, दिख रहा है आपको? राम इज गोइंग टू जयपुर। इसमें वर्ब, इसको मार्क करते हैं, देखिए इज गोइंग। अब देखिएगा इसमें वर्ब का जो फॉर्म है, इज जो है, उससे हमें क्या पता चल रहा है? इसका टेंस पता चल रहा है। टेंस में क्या पता चला कि ये किसका है? प्रेजेंट का है। किसका है? प्रेजेंट का है। फिर हमने देखा गोइंग। ठीक है, गोइंग से हमें इसके एस्पेक्ट का पता चल रहा है। एस्पेक्ट का मतलब इस वाक्य में जो एक्शन दी जा रही है, एक्शन किसकी है? गोयो, जाने की। ठीक है, ये जाना जो क्रिया है, इस वाक्य को जब हमने पढ़ा तो हमें पता चला कि क्रिया जो है अभी जारी है, ये कंप्लीट नहीं हुई है। अर्थात इसमें जो एक्शन दी गई है वो क्या है? कंटिन्यू है, जारी है। ठीक है, तो डिग्री ऑफ कंप्लीटनेस के आधार पे जो एस्पेक्ट है, हमने इसको क्या नाम दिया? प्रोग्रेसिव एस्पेक्ट हमने नाम दिया। अब चलिए टेंस का हम नामकरण करें तो समय कैसा है इसमें? प्रेजेंट का, प्रोग्रेसिव। इसके आधार पे देखिएगा हम इसको क्या नाम देते हैं? प्रेजेंट। और प्रोग्रेसिव के आधार पे इसको आप क्या नाम देते हैं? कंटिन्यूअस टेंस। समझ गए अभी आप? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। क्लियर? तो ये किससे पता चला आपको? टेंस तथा एस्पेक्ट से। तो इसका मतलब जो टेंस तथा एस्पेक्ट होते हैं वही क्या करते हैं? वो किसी टेंस का नामकरण करते हैं। अब चलिए मूड की भी बात कर लेते हैं इसकी। इस वर्ब को देख करके, सेंटेंस को देख करके हमें पता चल रहा है, हाँ, यहां पर हमें एक तथ्य बताया जा रहा है। ठीक है, मूड में किसको बताया जा रहा है? फैक्ट को बताया जा रहा है, अर्थात फैक्चुअल स्टेटमेंट है। इसलिए यहां पर जो मूड एम्प्लॉय हुआ है वो कैसा है? इंडिकेटिव मूड है। क्लियर है? इंडिकेटिव मूड है। अब देखिएगा जो फ्यूचर टेंस है उनका निर्माण कैसे हुआ? फ्यूचर टेंस है उनका निर्माण कैसे हुआ? वहां पर विल तथा शैल है, तो विल तथा शैल के साथ में
यदि आपने किसी एक्शन को ये बताया कि फ्यूचर में ये कंटिन्यू रहेगी, उसका एस्पेक्ट कंटिन्यूस रहेगा, प्रोग्रेसिव रहेगा, तो आपने उसको क्या नाम दे दिया? फ्यूचर कंटिन्यूस। कि फ्यूचर के किसी समय तक ये काम जो है, ये एक्शन जो है कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है, तो आपने इसको नाम दे दिया फ्यूचर परफेक्टिव एस्पेक्ट, अर्थात फ्यूचर परफेक्ट टेंस। क्लियर है? तो अब आपको समझ में आ रहा है कि किस प्रकार से हमने इन टेंसेस को समझा है। खैर, हम यहां आगे वाले सेशंस में जो टेंस का अध्ययन करेंगे वो अपने जो पारंपरिक तरीके से जिस प्रकार से आप करते हुए आ रहे हैं उसी प्रकार से ही करेंगे। लेकिन मेरा एक फर्ज था कि मैं आपको ये जरूर बताऊं कि देखिए दोस्तों, कि टाइम तथा टेंस है, आप इनसे कंफ्यूज मत होइएगा। टाइम एक अलग चीज है और टेंस एक अलग चीज है, ठीक है। और टेंस क्या है? वर्ब का फॉर्म है। फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या है? टेंस है, जो इंडिकेट करता है टाइम को। फिर उसके अंदर एक एस्पेक्ट नाम की चीज भी होती है। वो एस्पेक्ट आपको ये बताता है कि कोई कार्य, ठीक है, कोई एक्शन जो है वो कंप्लीट हुई है या नहीं हुई है। कंप्लीट हो गई है तो फिर वो परफेक्टिव एस्पेक्ट है, अर्थात आपका परफेक्ट टेंस है। लगातार चल रही है, कब शुरू हुई कब खत्म हुई एक्शन ये नहीं पता चल रहा, सिर्फ ये पता चल लगातार चल रही है, तो आपका प्रोग्रेसिव एस्पेक्ट अर्थात कंटिन्यूस टेंस है। यदि किसी सिंगल एक्शन को बताया गया है जो कि रिपीटेड है या किसी परमानेंट स्टेट को इंडिकेट कर रही है, आपकी दैनिक दिनचर्याएं जिसमें आ रही है, हैबिट्स इसमें आ रही हैं, तो फिर वो आपका क्या है? सिंपल एस्पेक्ट है, ठीक है। और यदि किसी एक ऐसे एक्शन को बताया गया है जो लगातार जारी है और उसका कुछ भाग कंप्लीट हो गया है, तो कंप्लीट का मतलब परफेक्टिव हो गया और जारी इसका मतलब प्रोग्रेसिव हो गया, तो इसका नाम, उस एस्पेक्ट का नाम क्या हो गया? परफेक्टिव प्रोग्रेसिव एस्पेक्ट। और टेंस का नाम क्या हो गया? आपका परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो उम्मीद करता हूं ये सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी और आगे वाले चैप्टर्स में हम इसी प्रकार से टेंसेस को पढ़ेंगे, जिसमें आप इंडेफिनिट या सिंपल टेंस, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस करके ही हम 3 तरह के टेंसेस प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर को देखेंगे। तो अगले वीडियो के लिए आप तैयार रहिए और तब तक आप इसको अच्छे से पढ़िएगा और अच्छे से समझिएगा। और आपकी कोई क्वेरीज, कोई क्वेश्चंस हैं तो वो आप जरूर मेरे से पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।